ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। नमस्कार। आज की इस कोरोना जागरूकता श्रृंखला के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे देश में वैक्सीनेशन की स्थिति के बारे में। कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कोरोना और उससे जुड़े हुए सवालों के विषय में। लेकिन इस जागरूकता श्रृंखला में सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं कि देश में इस समय टीकाकरण की क्या स्थिति है। देश में 27.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। ये तो अब तक की स्थिति है कि देश में कितने टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 13 दिनों से देश में जो कोरोना के मरीजों की संख्या है उसमें 1 लाख से भी कम है, वो 1 लाख से कम रही है। और देश में कल यानी 21 जून से सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा। और अपील यही है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें और टीका अवश्य लगाएं। तो ये बहुत स्थिति है इस समय देश की, जबकि टीकाकरण अभियान बहुत तेजी से चल रहा है। देश भर में टीके लगाए जा रहे हैं। स्थिति जो है कोरोना की इस समय कंट्रोल में है। देश में अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है और दूसरी लहर उतार पर है। लेकिन एक जो बड़ा खतरा है वो अब दस्तक देना शुरू कर रहा है। उसकी एक आहट जो है अब सुनाई दे रही है। और अगर आज आप समाचार पत्रों को उठाकर देखेंगे या तमाम खबरों पर नजर डालेंगे तो कहा जा रहा है कि 6 से 8 हफ्ते में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय। आज हम इन सब बातों पर उनसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजय, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नमस्कार। डॉक्टर संजय, एक तरफ तो दूसरी लहर अपने बिल्कुल उतार पर है और जिस तरह से देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रखी है, एक बार फिर हम नजर आ रहा है कि बाजार भरने शुरू हो गए हैं। लोगों ने मास्क जो है उसकी जो गांठें हैं वो ढीली कर दी है। मास्क अब नाक और मुंह से उतरकर थोड़ी पर नजर आने लगे हैं। क्या इन्हीं सब के चलते हम 6 से 8 हफ्ते में कोरोना की तीसरी लहर को एक्सपेक्ट कर रखे हैं? जी, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसा मैं भी बाजार गया था और पार्क और बाहर टहलते हुए लोगों को देखा, 90% लोग मास्क यूज नहीं कर रहे और जो यूज कर रहे हैं वो भी इस तरह से यूज कर रहे हैं कि उसका कोई मतलब नहीं है। तो बिल्कुल सही आपने कहा कि इस तरह की अगर हम बिहेवियर रखते हैं तो तीसरी लहर आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, हम पिछले जो गलतियां हमने की फरवरी के महीने में जब केसेस एकदम से कम हुए थे, तो उस समय हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं किया और जो एक बहुत बड़ा कारण था कि हम इतनी बुरी तरह से दूसरी लहर में अपने आप को पा रहे थे। डॉक्टर संजय, शायद लोग इतने आश्वस्त भी हो चुके हैं कि भाई मुझे एक टीका लग चुका है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन की दोनों डोजेस लगा ली है, या फिर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें एक बार कोरोना हो चुका है। इन सब कारणों में वो व्यक्ति भी शामिल हैं जो बाहर इस तरह से घूम रहे हैं, या वो इतने आश्वस्त हो चुके हैं कि अब उन्हें कोरोना नहीं होगा और उन्होंने कोरोना के जो प्रक्रियाएं हैं जो हम आप बार बार बता रहे हैं एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसमें ढील देनी शुरू कर दी है? देखिए, अब आपने पिछले लहर में भी देखा होगा कि कोरोना का वैक्सीनेशन होने के बाद सिवियरिटी कम हो जाती है और हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। जी। लेकिन 100% गारंटी नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा। तो वैक्सीनेशन के बाद भी आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है और जो वैक्सीनेटेड नहीं है उन्हें तो और गंभीरता से इसको सोचना होगा कि हम अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं फॉलो करेंगे तो आने वाला समय काफी बुरा हो सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना वायरस अपना रूप निरंतर बदल रहा है और आपने देखा होगा ब्रिटेन में जहां वैक्सीनेशन अराउंड 60-70% हो चुका है, वहां भी एक तीसरी लहर आ रही है। और मैंने एक काफी अच्छा आर्टिकल पढ़ा, उसमें काफी विस्तार से इसका विवरण था कि कोरोना वायरस
हमारी इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन से फाइट कर रहा है। और इस फाइट के दरमियान नए वेरिएंट आने का काफी ज्यादा खतरा होता है। तो हम अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते हैं तो नए वेरिएंट को आने से रोक सकते हैं। और अगर हम नए वेरिएंट को आने से रोक सकते हैं तो उम्मीद है कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन होता जाएगा और एक 60-70% की आबादी वैक्सीनेट हो जाएगी तो हम काफी हद तक कोरोना पे काबू पा सकते हैं। लेकिन उस समय तक, जब तक यह स्थिति नहीं आती, तब तक हमें गंभीरता से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है। जी डॉक्टर, अब जब तीसरी लहर की आशंका हो रही है तो इसमें भी क्या कोरोना के एप्रोप्रिएट बिहेवियर और उससे बचाव के तरीके वही रहेंगे जो हमने अब तक महसूस किए हैं, जिन्हें हम अब तक अपनाते रहे हैं? जी बिल्कुल वही रहेंगे। और आपने देखा होगा कि जैसे के बाद 3-4 महीने केसेस काफी कम हो गए थे और हम ये मान बैठे थे कि कोरोना जा चुका है। और कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि कोरोना नाम की कोई चीज अब बची नहीं है। लेकिन आपने देखा कैसे मार्च के लास्ट वीक से और करीब करीब पूरा मई और पूरा अप्रैल कोरोना ने किस तरह से हर परिवार को इफेक्ट किया। और कई जो हमारे क्लोज के लोग थे या जो परिवार के सदस्य थे या मित्र थे, उनको हमने खोया है। तो उससे हम सबक लें और जो सरकार के निर्देश हैं या जो गाइडलाइंस हैं उसे फॉलो करें। इसमें कोई ईगो इशू नहीं है। हमें लगता है कि लोग काफी लापरवाह हो चुके हैं और ये लापरवाही अच्छी बात नहीं है। और माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को सीरियसली और विद ऑल सिंसियरिटी फॉलो करें। डॉक्टर संजय, कोविड के बाद पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी अब लोगों में नजर आ रहे हैं। कुछ में मानसिक अवसाद जो है आ रहा है, कुछ लोगों को चेस्ट की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ लोगों की खांसी जो है वो ठीक नहीं हो रही है, कुछ लोगों की शुगर बढ़ चुकी है। ऐसे में अब इन बीमारियों से पीड़ित लोगों को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें आम ओपीडी में जाना चाहिए या विशेष कोविड अस्पताल में जाना चाहिए? देखिए, इस बार वाले कोविड का जो लहर था, सेकंड लहर जिसको हम कह रहे हैं, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन थोड़ा ज्यादा था पिछली लहर के कंपैरिजन में। इसका एक रीजन यह हो सकता है कि अस्पतालों पे जिस तरह से लोड पड़ा और जो स्वास्थ्य व्यवस्था पे एकदम से अप्रैल और मई के महीने में काफी ज्यादा रश थी और कई पेशेंट्स आए और अनफॉर्चुनेटली कई की डेथ भी हुई। तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के जो नंबर्स हैं वो ज्यादा हैं। और इसका कारण यह भी है कि जो नंबर ऑफ केसेस थे इस लहर में वो भी ज्यादा थे। तो अगर आप परसेंटेज वाइज भी देखें तो नंबर ऑफ केसेस जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के थे वो काफी ज्यादा देखने में आ रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जो दिख रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा कि मेंटल इफेक्ट जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, पिछले लहर में लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल ज्यादा कॉमन था, लेकिन इस बार मेंटल रिलेटेड डिसऑर्डर और आपने देखा होगा म्यूकोरमाइकोसिस, इतना नंबर ऑफ केसेज इतने ज्यादा थे, हजारों केस थे और अभी भी आ रहे हैं केस। और जो तीसरी चीज है कि लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कि कई लोगों को जैसे खांसी ठीक तो हुई लेकिन पूरी तरह से नहीं ठीक हुई, या कई लोगों में सेकेंडरी इन्फेक्शन, जैसे कोविड तो ठीक हो गया लेकिन साथ में कुछ एसोसिएटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कुछ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को स्टेरॉयड दिए गए या जो भी इम्यूनोमोडुलेशन दिए गए उसकी वजह से हो सकता है।
और चौथी जो चीज आपने बताई कि डायबिटीज का इंसिडेंस बढ़ा है, तो डायबिटीज का इंसिडेंस एक तो हो सकता है कि पेशेंट को पहले से भी डायबिटीज हो और वो पता नहीं चलता हो, और कोविड की वजह से एक्यूट स्टेज में अचानक से शुगर बढ़ा और उसकी वजह से डायबिटीज पता चला। या दूसरा हो सकता है कि स्टेरॉयड इतनी मात्रा में दी गई, तो स्टेरॉयड की वजह से भी कई बार ब्लड शुगर बढ़ता है। तो ये जो सारी चीजें हैं कोविड के जाने के बाद परेशान कर रही हैं जी। और मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स में जहां भी कोविड का ट्रीटमेंट हुआ वहां पोस्ट कोविड केयर ओपीडी चल रही है। तो अगर किसी को इस तरह की कोई समस्या है, कोविड केयर हॉस्पिटल्स में जाकर और अपने सिम्टम्स या अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस कर सकते हैं। और कई जगह जैसे निम्हांस और एम्स में टेली कंसल्टेशन भी हो रहा है, खासकर उन मरीजों के लिए जो एंजाइटी, डिप्रेशन और पैनिक की सिचुएशन में है। जैसे कई लोगों ने अपने क्लोज रिश्तेदार खो दिए, अपने जैसे पेरेंट्स खो दिए, बच्चे खो दिए, तो उनमें काफी ज्यादा है एंजाइटी, डिप्रेशन और पैनिक सिचुएशन। तो वो टेली कंसल्टेशन का भी सहारा ले सकते हैं। तो अगर आप पोस्ट कोविड किसी भी कॉम्प्लिकेशन से आपको प्रॉब्लम है तो आप बेशक जाइए और डॉक्टर की सलाह लीजिए। और मेजॉरिटी ऑफ द केसेज में समय के साथ सिम्टम्स धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाते हैं। जी। और डॉक्टर संजय, केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए कुछ राष्ट्रीय हेल्पलाइन भी बनाई है, जैसा कि आपने बात करी कि टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो हम अपने सुनने वालों को इन हेल्पलाइंस के नंबर जो है वो पहले बता दें। अगर कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की जो हेल्पलाइन है उसका नंबर है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। अगर आपको किसी तरह की मनोवैज्ञानिक सहायता चाहिए, मानसिक अवसाद है आप में, तो आप फोन कर सकते हैं 080461100007। ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है। अगर आपको आयुष कोविड परामर्श, कोविड से संबंधित अगर आपको कोई परामर्श चाहिए, आयुर्वेदिक परामर्श चाहिए, तो आप हेल्पलाइन नंबर 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है 9013151515। यहां पर फोन करके सवाल पूछ सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपके कोई प्रश्न बचते हैं, अगर आपकी कोई जिज्ञासाएं हैं, कोई सवाल हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। रोजाना 9:30 पर हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं कार्यक्रम लेके, कोरोना जागरूकता श्रृंखला, जिसमें हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। और आज हमारे साथ हैं जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय। डॉक्टर संजय, बरसात का मौसम आ रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, और इस बदलते मौसम में लोगों में एलर्जी होना भी बहुत संभव है, और ये एलर्जी खांसी जुकाम से भी संबंधित होती है। ऐसे हम कोरोना के लक्षणों को आम एलर्जी के लक्षणों से कैसे अलग करें, कैसे दोनों में भेदभाव करें, कैसे हमें पता चलेगा कि ये एलर्जी है, ये कोरोना के लक्षण है? बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे बरसात का मौसम है तो इसमें एक तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और साथ में कई मच्छर से फैलने वाली बीमारियां जैसे डेंगू बढ़ जाता है। तो कई बार इनके सिम्टम काफी मिलते जुलते होते हैं। जैसे डेंगू में भी हाई ग्रेड फीवर, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी हाई ग्रेड फीवर और कफ, और इनके सिम्टम बिल्कुल कोविड से मिलते जुलते हैं। लेकिन जो एक बेसिक डिफरेंस है कि यूजुअली जो वायरल फीवर होते हैं या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं वो 3 या 4 दिन में ठीक हो जाते हैं, और उसमें लंग का इन्वॉल्वमेंट उतना ज्यादा नहीं होता, इसीलिए हम उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। लेकिन कोविड में लंग का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, और अगर लंग का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है तो मरीज की खांसी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और कई बार तो आपने देखा होगा कि इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सांस की दिक्कत होती है और पेशेंट को
ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो जाती है, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं होती है तो पेशेंट को आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। तो इस तरह की जो सिम्टम्स है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन की, वो माइल्ड होते हैं। हाँ, फीवर दोनों में हो सकता है, लेकिन खांसी का पैटर्न और बीमारी का प्रोग्रेस, इन दोनों से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि अगर आपको कोई भी लक्षण हो, फीवर, कफ, तो कोविड की जांच आप जरूर कराएं, इसको हल्के में ना लें। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जिस मरीज को कोविड है उसको डेंगू का इन्फेक्शन हो गया, या डेंगू का इन्फेक्शन है तो उसको कोविड का भी इन्फेक्शन हो गया, तो डबल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम टेस्ट करें और टेस्ट करके उसको रूल आउट करें। जी डॉक्टर संजय, हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। इस बीच हमारे जो पहले श्रोता हैं वो जुड़ चुके हैं हमसे, महाराष्ट्र ठाणे से गुरुनाथ जी। गुरुनाथ जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर, नमस्ते। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोरोना से जब ठीक हो जाते हैं पेशेंट, सर ये नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव हो ही जाते हैं। इधर हमारे एरिया में ऐसे कुछ केसेस हुए हैं सर, वो पॉजिटिव से नेगेटिव तो हुए हैं, लेकिन उनके लंग्स खराब हुए सर। ये जो लंग्स खराब हो जाती है उसके बाद उसका कोई इलाज नहीं है क्या सर? और मेरा दूसरा सवाल है, किडनी पे भी इम्पैक्ट हो जाता है क्या इसका? जी डॉक्टर संजय, एक आम समस्या आ रही है, कोरोना से जो ज्यादा से ज्यादा प्रभावित लोग हैं उनमें फेफड़ों के खराब होने की या फेफड़ों के इन्फेक्शन की समस्या ज्यादा आ रही है। और दूसरा ये सवाल है इनका कि क्या इससे किडनी भी इन्फेक्टेड होती है? इनके दोनों सवाल काफी अच्छे सवाल है। कोरोना में होता क्या है कि लंग का इन्वॉल्वमेंट होता है, और लंग के इन्वॉल्वमेंट की वजह से अगर इन्वॉल्वमेंट सीवियर है तो फाइब्रोसिस हो सकती है, और एक बार फाइब्रोसिस की प्रक्रिया चालू हो गई तो फिर उसको रोकना काफी मुश्किल हो जाता है। तो होता क्या है कि एक्टिव इन्फेक्शन खत्म हो गया, पेशेंट नेगेटिव हो गया, टेस्ट आप कराए आरटीपीसीआर, पेशेंट नेगेटिव, कोविड नेगेटिव, लेकिन लंग में जो फाइब्रोसिस है वो काफी सीवियर रूप धारण कर सकती है, और उसकी वजह से पेशेंट तो नेगेटिव हो गया लेकिन उसके लंग की सिम्टम सीवियर हो गई, और उसकी ऑक्सीजन पे जो रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन पे डिपेंडेंस है, वो ठीक नहीं हो रहा। और कई बार आपने देखा होगा कई मरीजों को लंग ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़ रही है। दूसरा सवाल आपने गुर्दे के इन्वॉल्वमेंट के बारे में पूछा। कोरोना चूंकि एक वायरल इलनेस है, हर सिस्टम को इफेक्ट करता है, हर सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है, और किडनी भी इससे अछूता नहीं है। कई बार अगर किडनी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है तो उसमें पेशेंट को डायलिसिस की जरूरत भी पड़ सकती है। इसीलिए काफी जरूरी है कि जब हम कोविड का ट्रीटमेंट करें तो अनावश्यक दवाइयां भी ना दें। कई बार क्या होता है कि अनावश्यक दवाइयां देने से भी किडनी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और हमने देखा कि मरीज को जरूरत नहीं थी फिर भी उन्हें कुछ एंटीवायरल मेडिकेशंस दिए गए, और उसकी वजह से गुर्दे पे उसके काफी बुरे प्रभाव पड़े। जी डॉक्टर, कोरोना से ठीक होने के बाद, नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी फेफड़ों में कई बार देखा गया है कि सेंटर ऑफ द चेस्ट जो है वो लोगों को काफी पेन रहता है। ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? क्या ये भी फेफड़ों का ही इन्फेक्शन माना जाए? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि कई बार पेशेंट रिकवर होता है तो उसके बाद भी चेस्ट पेन, या जब सांस लेता है उस समय चेस्ट पेन हो सकता है। उस कंडीशन में अब बहुत जरूरी है, जैसा आपने देखा होगा कि कई लोगों को थ्रोम्बोसिस की शिकायत हो रही है कि कोविड से निकल गए और अचानक उनको हार्ट अटैक हुआ और वो गुजर गए। तो ऐसे कंडीशन में काफी जरूरी है कि हम अगर कोई भी प्रोथ्रोम्बोटिक मार्कर्स हैं, जैसे हम कई टेस्ट कराते हैं, आपने सुना होगा सीरम फेरिटिन, डी डाइमर, कई टेस्ट कराते हैं और देखते हैं कि क्या पेशेंट्स में कोई ऐसे मार्कर है जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि उसमें एक प्रोथ्रोम्बोसिस स्टेट बन रहा है। अगर ऐसा कोई स्टेट बनता है तो डॉक्टर उसे दवाइयां देते हैं और ब्लड थिनर्स देते हैं। हर मरीज में इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ मरीजों में जरूरत होती है। तो अगर आपको इस तरह की कोई समस्या हो, जैसे चेस्ट पेन हो, छाती में भारीपन हो,
या सांस लेने में दिक्कत हो रही है कोविड से रिकवर होने के बाद भी, तो आप डॉक्टर की राय लें। और अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन बनती है तो इसको ठीक किया जा सकता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। जी डॉक्टर संजय, आपने सोजिश की बात करी, आपने थ्रोम्बोसिस की बात करी, ये शरीर के किस हिस्से में ज्यादा बनने के चांसेस रहते हैं? कहाँ कहाँ पर हम इसका इफेक्ट जो है महसूस कर सकते हैं? देखिए, थ्रोम्बोसिस सबसे ज्यादा जो बनने के चांसेस होते हैं वो हार्ट और लंग में चांसेस होते हैं, लेकिन कई बार पेरिफेरल वेसल्स में भी बन सकते हैं। जैसे काफ के जो वेन्स हैं उसमें डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, और बहुत ही रेयरली ब्रेन के वेसल्स भी थ्रोम्बोस्ट हो सकते हैं। जी, तो यहाँ पे खास ख्याल रखने की बात है, अगर आपकी काफ मसल के अंदर आपको किसी तरह की कोई सूजन दिखाई दे रही है, नसों में कोई सूजन दिखाई दे रही है, तो ये मान के चलना चाहिए कि यहाँ पे खून के जो थक्के जो हैं वो जमने शुरू हो गए। जी डॉक्टर। जी, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हर केस में ऐसा जरूरी नहीं है, उसके कई और भी कारण हो सकते हैं। तो बेहतर है कि आप अपने चिकित्सक की राय लें, और जैसा चिकित्सक आपको राय देते हैं उसके अनुसार आपका इलाज होगा। आइए अब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का रुख करते हैं, वहां से हमारे अगले श्रोता यामीन हमसे जुड़ चुके हैं। यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी, मैं यामीन भाई रेडियो वाला सिरोड़ी से बोल रहा हूँ, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। जी कहिए। 2-3 छोटे सवाल है। ये जानना चाह रहा था, गर्भवती महिलाएं वैक्सीन लगवा सकती हैं या नहीं लगवा सकती हैं? और जो महिलाएं स्तनपान कर रही हैं बच्चों को, वो भी लगवा सकती हैं या नहीं लगवा सकती हैं, या छोटे बच्चों की वैक्सीन कब तक लगनी शुरू हो जाएगी? डॉक्टर, इनके 3 सवाल हैं। गर्भवती महिलाएं क्या जो है वैक्सीन लगा सकती हैं? क्या स्तनपान कराने वाली जो महिला है वो वैक्सीन लगवा सकती हैं? और बच्चों को वैक्सीन कब लगेगा? जी, पहले सवाल का जवाब नहीं है। गर्भवती महिलाओं पे ट्रायल चल रहे हैं, डेटा आने वाले हैं। अभी हम नहीं रिकमेंड नहीं करते कि गर्भवती महिलाएं वैक्सीन लगाएं, तो इसका उत्तर नहीं में है। स्तनपान करने वाली महिलाएं बिल्कुल वैक्सीन लगा सकती हैं। पहले डेटा नहीं था, लेकिन अब भारत सरकार की गाइडलाइन में भी इसे इंक्लूड कर लिया गया है। तो अगर कोई महिला स्तनपान कराती है तो बेहिचक वैक्सीन लगाए। थर्ड, इनका सवाल था बच्चों की वैक्सीन के बारे में। बच्चों के वैक्सीनेशन कई कंट्रीज में चालू हो गए हैं। भारत में भी शीघ्र ये वैक्सीनेशन चालू होने वाला है। ट्रायल्स अपने अंतिम फेज में है और उम्मीद करते हैं कि कुछ महीनों में बच्चों के वैक्सीनेशन चालू होंगे। कब चालू होंगे, आपको इसके लिए इंतजार करना होगा। डॉक्टर संजय, स्तनपान कराने वाली महिलाएं वैक्सीनेशन ले सकती हैं, सही बात है, लेकिन वैक्सीनेशन की कितनी देर बाद या कितने समय बाद वो बच्चों को स्तनपान करा सकती हैं? देखिए, वैक्सीनेशन के बाद हम वैसे ही 30 मिनट्स का ऑब्जर्वेशन पीरियड रखते हैं कि जब वैक्सीन लगता है तो 30 मिनट आपको देखने के लिए कि कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो या कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, तो आपको हम 30 मिनट्स ऑब्जर्व करते हैं। जब आप एक बार ऑब्जर्वेशन से बाहर आ जाते हैं तो उसके बाद आप स्तनपान करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी डॉक्टर, अब वैक्सीनेशन कल से थोड़ा और तेज रफ्तार पकड़ेगा। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन के लिए जाता है तो उसे कौन कौन सी सावधानियों की जरूरत है, और वैक्सीन के बाद उन्हें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, वैक्सीनेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका वैक्सीनेशन का नंबर जैसे ही आता है, आप बिना सोचे कि कौन सी वैक्सीन लग रही है आप लगवाएं, और वैक्सीन के नाम पर उसको न टालें कि हम ये वैक्सीन लगवाएंगे, तो वैक्सीन इमीडिएटली लगवाएं। दूसरा, जब वैक्सीन के लिए जाएं तो अपने पुराने रिकॉर्ड्स, जो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स है, उसको डिस्क्लोज करें। अगर कोई आप दवा ले रहे हैं, डिस्क्लोज करें। ब्लड प्रेशर है, डिस्क्लोज करें। कोई ब्लड थिनर ले रहे हैं, उसको डिस्क्लोज करें। किसी चीज से एलर्जी है, डिस्क्लोज करें। उससे आपको समझने में सुविधा मिलती है, और आपको हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये देखते हैं कि कोई आपके अंदर साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है या एलर्जिक। तो अगर आपको पहले से कुछ प्रॉब्लम है, आप डिस्क्लोज करेंगे तो उसको मॉनिटर करने में सुविधा होगी। और तीसरी बात है कि अगर वैक्सीनेशन के बाद हल्का बुखार आ जाए या सिर में दर्द हो या मांसपेशियों में थोड़ा दर्द हो, तो घबराएं ना, वो 24 घंटे में चला जाएगा। और कई लोगों को ऐसा होता है, और सारे वैक्सीन के बाद ऐसे होते हैं। तो एक दिन 24 घंटे के बाद ये सारे साइड इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। सबको नहीं होते, हाँ, जिसको भी होते हैं वो माइल्ड होते हैं, और इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। जी
डॉक्टर संजय, कुछ लोग आधी अधूरी जानकारी के साथ अपना इलाज खुद करने लगते हैं। जैसे देखा गया है कि लोगों ने पढ़ा कि वैक्सीन के बाद शायद खून के थक्के जमते हैं, तो वो खून पतला करने की दवाई भी स्वयं ही लेने लगते हैं। कहाँ तक सही है ये? देखिए, बहुत खतरनाक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि खून के थक्के अगर वैक्सीनेशन के बाद कुछ रिपोर्ट से बाहर की कंट्री से थे, हमारे कंट्री से भी कुछ रिपोर्ट है, बहुत ही रेयर है। मतलब 1 से 10 लाख में 1, तो बहुत ही रेयर है। ये तो किसी भी वैक्सीन के साथ हो सकता है। तो उसके लिए अगर 10 लाख में या 1 लाख में 1 कोई साइड इफेक्ट होता है, उसके लिए अगर आप खून पतली करने की दवा लेते हैं तो उसके और दुष्परिणाम होंगे। जैसे मान लीजिए कि पेट में ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, अगर आपको कहीं चोट लग जाए वहां ब्लीडिंग हो सकती है। तो कोई भी दवा डॉक्टर के परामर्श के बगैर न लें, उससे आपको भयंकर उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है। जी, कार्यक्रम में हमारे अगले और अंतिम श्रोता हैं बड़ौत यूपी से महेश शर्मा। महेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाह रहा हूँ जी, तीसरी लहर से बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होगी, जो इसकी लहर का सामना हम अच्छी तरह कर पाए, और भगवान न करे ये तीसरी लहर आए ना तो ज्यादा अच्छा। डॉक्टर संजय, बहुत संक्षेप में तीसरी लहर से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तीसरी लहर से बचने के लिए 2 ही चीज कर सकते हैं। पहला, वैक्सीन अगर नहीं लगाया है तो लगवाएं। आसपास के जितने लोग बच गए हैं उनको भी वैक्सीन लगवाएं, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। जी डॉक्टर संजय, आप अब हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे तीसरी लहर के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, और वो तमाम जानकारी हम एक बार फिर आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, सरकार बीच बीच में तीसरी लहर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। इसके पीछे सिर्फ एक उद्देश्य है। तीसरी लहर से हम तभी बच सकते हैं अगर हम वैक्सीनेशन तेजी से करें, और उसमें जनता का सहयोग काफी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तब तक फॉलो करें जब तक कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। अगर हम इन 2 चीजों को फॉलो करेंगे तो हमें लगता है कि तीसरी लहर उतनी खतरनाक नहीं होगी जितनी दूसरी लहर थी। जी डॉक्टर संजय, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, जिज्ञासाएं शांत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि देश में कल यानी 21 जून से सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान है वो चलाया जा रहा है। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा। आपसे अपील हम एक बार फिर कर रहे हैं, कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बिल्कुल भी बाहर न निकलें, और कुछ आसान उपायों का पालन है वो लगातार करते रहें और सुरक्षित रहें। और अपने इस कार्यक्रम में हम रोजाना आपको बताते हैं कि मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। और इसके बाद भी अगर आप कुछ जानकारी जानना चाहते हैं, आपके कुछ प्रश्न हैं, आपके कुछ सवाल हैं, तो आप रोज रात 9:30 पर हमारा ये कार्यक्रम कोरोना जागरूकता श्रृंखला जो है वो सुन सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कुछ हेल्पलाइन नंबर हैं जिनके सहारे आप अपने प्रश्नों के जवाब पा सकते हैं। कोविड संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है, नंबर नोट कीजिए 1075। महिला या फिर बाल विकास से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है तो चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ सवाल हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, उनकी जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी हम आपको दे दें, वो नंबर है 14567। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दे इजाजत। कल 9:30 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।